हेलो गाइस, हेरा अगेन रिद्धि और स्वागत है आपका द अनटोल्ड ट्रुथ में। चुनाव के बाद संसद भवन में नरेंद्र मोदी जब एक सांसद के रूप में शपथ ले रहे थे, तब राहुल गांधी ने उन्हें संविधान दिखाकर उनका विरोध किया। इसके बाद विपक्ष के सभी नेता जब शपथ लेने आए तो उन सभी में एक बात कॉमन थी। उन सभी के हाथों में हमारे देश का संविधान था। वो उनका इशारा था कि इस समय जो संविधान पर खतरा आया है वो उससे उसकी रक्षा करेंगे। आजकल हमारे देश में डिक्टेटरशिप और संविधान बचाने की बहुत सी बातें हो रही हैं, लेकिन संविधान बचाने वाले कुछ लोग शायद इतिहास का कुछ पन्ना ही पढ़ना भूल गए हैं। तभी तो उन्हें पता नहीं है कि संविधान कब खतरे में आया था। लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? नरेंद्र मोदी जी ने और उनके नेताओं ने खुलकर अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता तिवारी और आज की इस वीडियो में हम उन सो कॉल्ड संविधान बचाने वालों को बताएंगे कि असल में संविधान खतरे में कब आया था। 1971 में इंदिरा गांधी रायबरेली से लोकसभा का चुनाव जीत गई थी। उन्होंने 518 सीट में से 352 सीट पर जीत दर्ज करके केंद्र में सरकार बना ली। रायबरेली में उनके खिलाफ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राज नारायण चुनाव लड़ रहे थे। उनकी हार के बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दर्ज की, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी पर एक आरोप लगाया कि वह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। 4 साल बाद 12 जून 1975 को इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया, जिसमें इंदिरा गांधी को दोषी पाया गया। उन्हें चुनाव के समय स्टेट पुलिस का मंच बांधने के लिए और राज्य बिजली विभाग से बिजली का उपयोग करने के लिए दोषी पाया गया, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया और लोकसभा सीट से भी बेदखल कर दिया। संजय गांधी के कहने पर इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने 24 जून को हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और इंदिरा गांधी को सांसद के रूप में मिलने वाली सुविधाएं और वोट देने पर रोक लगा दिया, जबकि आखिरी फैसला आने तक उन्हें प्रधानमंत्री पद से नहीं हटाया गया। विपक्ष भी इंदिरा गांधी के इस्तीफे को लेकर अड़ गया था। अगले ही दिन 25 जून को जे.पी. नारायण ने दिल्ली में एक रैली निकाली। उनके साथ मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और चंद्रशेखर जैसे बड़े बड़े नेता भी मौजूद थे। अब लोग भी भारी तादाद में सड़कों पर उतर रहे थे। इतनी भारी संख्या में लोगों का आंदोलन देखकर इंदिरा गांधी को लगा कि अब तो उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। लेकिन 25 जून की ही रात को 11:45 पर इंदिरा गांधी ने उस समय के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अहमद से इमरजेंसी के कागजातों पर साइन करा दिया। 26 जून को सुबह 6 बजे इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की एक मीटिंग बुलाई, सिर्फ ये बताने के लिए कि इमरजेंसी लागू कर दिया गया है। उन्होंने ना किसी से सलाह लिया, ना किसी से विचार विमर्श किया। उन्होंने सीधा सीधा ये इमरजेंसी लोगों पर थोप दिया। उनके पार्टी के मेंबर्स और कैबिनेट के मेंबर्स ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ नाम की पार्टी है, बाकी तो वो एक परिवार की जागीर है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय देश पीएमओ से नहीं, प्रधानमंत्री के घर से चलता था, जो कि इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी चलाया करते थे। अब इन सब के बाद इंदिरा गांधी ऑल इंडिया रेडियो जा पहुंची। उन्होंने वहां देश को संबोधित किया और देशवासियों को बताया कि आपातकाल लगा दी गई है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इमरजेंसी के बाद लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया और जो भी इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ क्वेश्चन करता वो उसे जेल में डाल देती, क्योंकि इंदिरा गांधी को प्रश्न नहीं पसंद थे। उस समय इंदिरा ही इंडिया और इंडिया ही इंदिरा थी। फखरुद्दीन अहमद से साइन के तुरंत बाद उसी रात पावर सप्लाई को काट दिया गया, जिससे कोई भी अखबार वाली ये खबर ना छाप सके। इमरजेंसी के 2 दिन बाद ही संजय गांधी ने सूचना व प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को हटाकर अपने करीबी विद्याचरण शुक्ल को बना दिया, जिसके जरिए वो मीडिया पर पूरा का पूरा कंट्रोल कर सके। जनसंचार माध्यमों पर सेंसर लगा दिया गया, जिससे कई अखबार तो छपने ही बंद हो गए और जो कुछ छपती भी थी तो उसमें वही खबर छपती जो इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी चाहते थे। 3801 अखबारों को जब्त कर लिया गया और 327 पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया और कुछ संपादक तो सरेंडर भी कर दिए। इस पर लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि जब उन्हें झुकने को कहा गया तो वो रेंगने लगे। उन्होंने विपक्ष के सभी नेताओं को गिरफ्तार करवा लिया था, जिसमें जे.पी. नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, मुलायम सिंह यादव, जॉर्ज फर्नांडिस और भी ऐसे कई बड़े नेता शामिल थे। इमरजेंसी के समय करीब 2 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया था। स्नेहलता रेड्डी, जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस थी, उन्हें सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो जॉर्ज फर्नांडिस की फ्रेंड थी।
उनका नाम फाइनल चार्जशीट पर नहीं था, तब भी उन्हें जेल में रखा गया और उन्हें इतना टॉर्चर किया गया कि 15 जनवरी जब पैरोल में उन्हें छोड़ा गया तो उसके 5 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय संविधान में भी कई संशोधन किए हैं। ये बड़े आयरनी की बात है कि आज वही कांग्रेस संविधान बचाने का नारा लगा रही है। उस समय तो संविधान ही नहीं बल्कि प्रियम्बल ही खतरे में था। इंदिरा गांधी ने 38वां संशोधन करके न्यायपालिका से इमरजेंसी पे सुनवाई का हक ही छीन लिया। उन्होंने 42वां संशोधन किया जिसमें उन्होंने प्रियम्बल को चेंज कर दिया, उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़ दिए। आज की जो डिक्टेटरशिप है वो बहुत ही ज्यादा अजीब है। यहाँ सरकार के खिलाफ बोलने का भी अधिकार है, सरकार को गाली देने का भी अधिकार है, लेकिन तब भी डिक्टेटरशिप है। यहाँ हर चीज की आजादी है लेकिन तब भी डिक्टेटरशिप है। संविधान पे भी बहुत खतरा है। जो आज विपक्ष नारे लगा रहा है कि वो संविधान बचाएंगे, उनका इतिहास ही संविधान को खतरा देते रहा है। मुझे लगता है इस समय की जो डिक्टेटरशिप है वो एकदम फ्लॉप मॉडल है। इससे बड़े बड़े मॉडल हमारे इंडिया में रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी, हमने कई बड़े बड़े डिक्टेटर्स देखे हैं इस इंडिया में। गांधी जी ने एक बार कहा कि जवाहरलाल में और मुझमें ये भेद है कि जवाहरलाल चाहता है कि अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल दिया जाए, लेकिन अंग्रेजियत को यहाँ रखना चाहता है, और मैं अंग्रेजियत निकालना चाहता हूँ। अंग्रेज रहे हमारे मित्र बन करके, तो हमें कोई निकाल